नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी प्रिय विद्यार्थियों का साइकोलॉजी के इस लाइव बैच में दिल से स्वागत और अभिनंदन। माय डियर फ्रेंड्स, हमारी मॉर्निंग में 8:15 बजे रेगुलर क्लास होती है एप्लीकेशन पर और मुझे विश्वास है कि आपको सारी क्लासेज एक एक क्लास बहुत अच्छे से पूरी तरीके से समझ में आ रही होगी। तो हमने अपनी लास्ट क्लास में जो डिस्कशन किया था वो बुद्धि के प्रकारों की बात चर्चा थी, जिसमें मैंने आपको मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि के बारे में बताया। ठीक है ना। मूर्त बुद्धि की विशेषता क्रिया से रिलेटेड होती है। अमूर्त बुद्धि का संबंध क्रिया से न होकर कल्पना, तर्क, चिंतन आदि से होता है। हम लोगों ने बात की। हंसो, प्रवीण खेरादी, मोस्ट वेलकम, स्वागत। बेटा, आप सभी के पास नोटिफिकेशन सूचना पहुंच गई थी क्या क्लास की? एक बार ये भी कंफर्म कर दीजिएगा। तो अब नोटिफिकेशन सबके पास प्रॉपर आता है। अमूर्त या एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस हम लोगों ने पढ़ा। इसका संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। इससे पहले हम मूर्त पढ़ चुके थे। निशा यादव, मोस्ट वेलकम बेटा। चलिए ठीक है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि ये किस किस में प्रधान रूप से होती है। वैज्ञानिक, दार्शनिक, चिंतक, लेखक, कवि, इतिहासकार, साहित्यकार, शिक्षक, डॉक्टर, वकील, इंटीरियर डिजाइनर्स आदि सभी में, वास्तुकार आदि सभी में कौन सी बुद्धि होती है? अमूर्त बुद्धि होती है। फिर हमने एक प्रश्न किया, इंटीरियर डिजाइनर में अमूर्त बुद्धि की प्रधानता होती है। ठीक है। फिर चोर में किस प्रकार की बुद्धि होती है? चोर चूंकि सामने की परिस्थिति, स्थिति, घटना, सामने के नज़ारे के हिसाब से अपनी चोरी की प्लानिंग करता है ना, या चोरी करने के एक्शन को अंजाम देता है, इसलिए उसमें मूर्त बुद्धि की प्रधानता होती है। विद्यार्थी में हमेशा, क्योंकि विद्यार्थी कक्षा रूपी समाज का एक हिस्सा है, अपनी कक्षा रूपी समाज के साथ घुल मिल करके अच्छे से पढ़ता है, इसीलिए निश्चित तौर पर विद्यार्थी में सामाजिक बुद्धि की प्रधानता होती है। फिर हमने सोशल इंटेलिजेंस की बात की, यानी जो सामाजिक नियमों, कायदे, कानून, रीति रिवाजों को आपको समझाता है, बताता है। चलिए ठीक है। नमस्कार निशा खेरादी। चलिए दिल से स्वागत आप सभी का, प्रिय बच्चों का, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का। और उम्मीद है कि निश्चित तौर पर आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है ना। चलिए तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। नेता, मंत्री, सांसद, विधायक, जितने समाज सेवी हैं, समाज सुधारक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो भी समाज के हिस्सा हैं, निश्चित तौर पर उन सब में सामाजिक बुद्धि की प्रधानता होती है। फिर हम लोगों ने कई बातें की। हम सभी में कौन सी बुद्धि है? तो हम सभी में सभी प्रकार की बुद्धि होती है। ऐसा नहीं होती है, आवश्यकता पड़ने पर कभी हम अपनी मूर्त बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, कभी हम अपनी अमूर्त बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, और कभी कभी हम लोग सामाजिक बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। तो निश्चित तौर पर हमारे अंदर सभी प्रकार की बुद्धि विद्यमान होती है। ऐसा नहीं है नहीं होती है, होती है, लेकिन जिसमें जिसकी प्रधानता होती है, प्रश्न को उसी हिसाब से पढ़ा जाएगा। जिसमें जिसकी प्रधानता होती है, निश्चित तौर पर उस व्यक्ति में उसी बुद्धि की प्रधानता को स्वीकार किया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रख लेनी चाहिए। ठीक है बेटा। चलिए आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? जबरदस्त टॉपिक है आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, ये आप देख लीजिएगा। वो होगा बुद्धि के सिद्धांत। ये बड़ा जबरदस्त टॉपिक है और यहां से एक प्रश्न जरूर बनता है भाई। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जो यहां से प्रश्न ना बने। बुद्धि के सिद्धांत, और बुद्धि के सिद्धांतों की जब कहानी शुरू होती है तो मेरा खुद का भी दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। मैं खुद ही समझता हूं कि यार बुद्धि के सिद्धांत बच्चों को समझ में ही क्यों नहीं आते। और मेरी क्लास ऐसी होगी कि कभी ऐसा होगा ही नहीं कि आपको समझ ना आए। इट्स इम्पॉसिबल। देखो अब ध्यान से, तो बुद्धि के सिद्धांतों की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे बुद्धि के सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे निश्चित तौर पर। देखो कौन कौन से सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे। लगभग हम देखो एक तत्व पढ़ेंगे, एक तत्व पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा द्वितत्व पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा त्रितत्व पढ़ेंगे, त्रितत्व पढ़ेंगे,
उसके अलावा त्रिआयामी पढ़ेंगे, त्रिआयामी पढ़ेंगे। उसके अलावा त्रिवर्ग पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके अलावा बहुकारक पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त और क्या पढ़ेंगे देखिएगा, और इसके अलावा बहुकारक के अलावा बहुआयामी पढ़ेंगे, समूह कारक पढ़ेंगे, समूह कारक पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा समूह कारक के अलावा हम लोग और भी कई सारे सिद्धांत, जिसमें देखिएगा, हाँ जी, निशा, विष्णु, नेहा, चलिए ओके, सभी को गुड मॉर्निंग, ठीक है। समूह कारक के अलावा अनुभवजन्य पढ़ेंगे, अनुभवजन्य पढ़ेंगे आदि। और जो भी कोई रह गया है तो हम लोग उसको कंटिन्यू जब सिद्धांतों में पढ़ते जाएंगे, इनके बारे में बहुत सारी डिटेल पढ़ेंगे। फिर एक पूरी की पूरी सारणी पढ़ेंगे, एक पूरी की पूरी सारणी पढ़ लेंगे, एक पूरी की पूरी बुद्धि सिद्धांतों की सारणी पढ़ेंगे, यानी एक लिस्ट अपडेट करेंगे कि वास्तव में कौन से बुद्धि के सिद्धांत हमसे पूछे जा सकते हैं और कई बार उनके प्रतिपादक भी पूछे जा सकते हैं। तो उन सब की बात हम लोग इस वाली क्लास में, यानी बुद्धि के सिद्धांतों वाली क्लास में करने वाले हैं। क्लियर है सभी को? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। तो आज पहला बुद्धि का सिद्धांत, पहला सिद्धांत पढ़ लेते हैं। पहला सिद्धांत कौन सा है? ये गजब का है, ये बहुत गजब का सिद्धांत है। और पहला सिद्धांत है बुद्धि का एक कारक, बुद्धि का एक कारक या एक खंड या एक तत्व या सामान्य योग्यता का सिद्धांत इंग्लिश में इसको यूनिफैक्टर थ्योरी कहा जाता है। यूनिफैक्टर थ्योरी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनिफैक्टर थ्योरी कहते हैं इसको। यानी ऐसा वह बुद्धि सिद्धांत जो अनेक प्रकार की मानसिक योग्यताओं को एक यूनिट में पिरो देता है, एक सामान्य योग्यता में मिला देता है, एक सामान्य कारक में उन सबको जोड़ देता है। ऐसा वह बुद्धि सिद्धांत कौन सा कहलाता है? एक तत्व, एक कारक, एक खंड, एक सामान्य योग्यता का बुद्धि सिद्धांत कहलाता है। प्रिय मित्रों याद रखिएगा, बहुत अच्छा सिद्धांत है। अनामिका, प्रतीक, मिकी, अनु, सभी मेरे प्रिय विद्यार्थियों का दिल से स्वागत, अभिनंदन साइकोलॉजी की इस लाइव क्लास में। और चूंकि इस क्लास का एक अपना अलग मजा है, एक अलग तरीका है, एक अलग रुतबा है। यहाँ पर मिलती है आपको शानदार थ्योरी क्लास, और एप्लीकेशन पर बाकी मिलते हैं आपको टेस्ट पेपर्स, ठीक है ना। निश्चित तौर पर आगे चलकर आपको बहुत सारे 50 जो टेस्ट पेपर मिलने वाले हैं उन सभी विद्यार्थियों को जिन्होंने एप्लीकेशन पर मेरा ये लाइव बैच ज्वाइन कर रखा है, उन विद्यार्थियों को, तो उन विद्यार्थियों को जब ये पेपर्स मिलेंगे तो आपका दिल गार्डन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन पेपर्स में लगभग 20 पेपर आपके टॉपिक वाइज होंगे, 10 पेपर्स या 15 पेपर्स आपके कॉम्बो होंगे, जिसमें 4 टॉपिक्स को मिक्स किया है मैंने, और फिर
15 पेपर आपके फाइनल पेपर्स होंगे, जिसमें कंप्लीट साइकोलॉजी को इंक्लूड करते हुए मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो ऐसे पेपर्स आपके लिए तैयार कर रहा हूं, और वो भी पूरी एनसीईआरटी का निचोड़ निकाल करके, तो आपको मजा आ जाएगा। आप चिंता ना करें। हाँ, लेकिन बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत को कैसे समझेंगे, क्या एक तरीका हमारे पास है। सबसे पहले इसके प्रतिपादक की कहानी पढ़ें। तो प्रतिपादक या प्रवर्तक कौन है, फाउंडर कौन है, आपसे पूछा जाए प्रतिपादक या प्रवर्तक की बात करें तो अल्फ्रेड बिने। कौन है बेटा, अल्फ्रेड बिने है, अल्फ्रेड बिने है, ठीक है, अल्फ्रेड बिने हैं, और ये फ्रांस के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे, ठीक है। और समय, अगर इस सिद्धांत का समय पूछा जाए तो आंसर 1904 आएगा। कब आएगा, 1904। यानी ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने दुनिया में सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण किया और बुद्धि को एक कारक के रूप में परिभाषित किया। कौन व्यक्ति थे, अल्फ्रेड बिने, है ना। तो विश्व के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने बुद्धि को प्रथम व्यक्ति जिन्होंने बुद्धि को परीक्षण रूप में तथा सबसे पहले परिभाषित किया। कौन थे, अल्फ्रेड बिने। कौन थे मेरे दोस्तों, दुनिया के व्यक्ति थे जिन्होंने बुद्धि का परीक्षण कर उसे परिभाषित करने का काम किया था। आप ताज्जुब करेंगे, इनके बाद नाम स्पीयरमैन का आ जाता है, लेकिन ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बुद्धि को एक कारक के रूप में परिभाषित किया, अपने सिद्धांत में इसकी व्याख्या की, और कैसे व्याख्या की उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। अब देखिएगा, ये कुछ बेसिक बातें थी पहले सिद्धांत की। दूसरी बातें, आपको मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, एक सर्किल मैंने बना दिया है, और ये जो सर्किल है ना, बेसिकली इस सर्किल के बीच में मैंने एक बिंदु को बना दिया है। ये रेड वाला बिंदु है ना, काफी बड़ा है। अब आपको दिख भी रहा होगा, मुझे लगता है और बड़ा हो गया, ये और भी बड़ा हो गया। ये गजब की बात है। ये पता है बड़ा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें आकर के इधर से, 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 और इसमें आकर इधर से अनेक प्रकार की मानसिक योग्यताएं, अनेक प्रकार की मानसिक योग्यताएं। बेटा कौन सी मानसिक योग्यताएं, जैसे आंकिक योग्यता। कौन सी योग्यता, आंकिक योग्यता, ठीक है ना। प्रेक्षण योग्यता, प्रेक्षण योग्यता। शाब्दिक योग्यता, कौन सी, शाब्दिक योग्यता। भाषाई योग्यता, समझना आप मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। भाषाई योग्यता है ना। स्मरण योग्यता, स्मरण योग्यता। दैसिक योग्यता, दैसिक योग्यता या स्थानक योग्यता। और उसके अतिरिक्त आप कह सकते हैं गत्यात्मक योग्यता। आदि सभी योग्यताएं मिलकर, आदि सभी योग्यताएं मिलकर इस वाले तत्व का, कौन से वाले तत्व का भैया, इस वाले तत्व का निर्माण कर रही हैं। आप थोड़ा सा मेरी बात को ऐसा समझिएगा, यानी कि मैं इस पर बार बार मारकर क्यों चला रहा हूं, क्योंकि ये सारी योग्यताएं मिल करके आकर इस तत्व का निर्माण करती हैं, ऐसा बतलाते हैं हमारे कौन, अल्फ्रेड बिने।
कहने का अर्थ ये हुआ, सीधा अर्थ ये हुआ, ये तत्व जो है ना, ये बीच वाला जो तत्व है, यानी ये जो बुद्धि है, बीच वाला तत्व एक्चुअली बुद्धि है। क्या है? बुद्धि है। ये अनेक प्रकार की इन मानसिक योग्यताओं से मिलकर बना है, तभी तो तीर के जो निशान हैं, एरोज के जो निशान हैं, वो अंदर की तरफ चल रहे हैं। यानी जब कई बार किसी के ऊपर अनेक लोगों के तीर चलते हैं ना, तो उसका जो दिल है वो क्या हो जाता है? छिद्र छिद्र हो जाता है। अब वो किस किस को देता फिरे, किस किस को देती फिरे। जब बहुत सारे लोग अपने प्रयास करते हैं तो बहुत सारे लोगों की, लेकिन होता क्या है, उन बहुत सारे लोगों की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, उनको वह सीख लेता है, और फिर वो बाकी लास्ट में जाकर सही निर्णय लेता है कि अब क्या किया जाए। तो वही काम यहाँ पर बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत करता है। भाई सीधी सी बात है, इसको मैं यूं कहूं, मेरा हाथ अभी खुला हुआ है और जैसे ही मैंने इसको सिकोड़ा तो ये एक सेंट्रलाइज पॉइंट की तरफ इशारा कर रहा है, सेंट्रलाइज पॉइंट की तरफ इशारा कर रहा है। और वो सेंट्रलाइज पॉइंट, वो तत्व जो बहुत सारी उंगलियों से मिलकर एक बना है, बहुत सारी योग्यताओं से मिलकर एक बना है, उसे बुद्धि का सामान्य कारक कहा है अल्फ्रेड बिने ने। सामान्य योग्यता कहा है अल्फ्रेड बिने ने, एक कारक कहा है अल्फ्रेड बिने ने। अब चूंकि आप थोड़ा सा बुद्धि यूज करना, इन सभी मानसिक योग्यताओं को अपने अंदर खींच रहा है, अब इनकी ताकत को, इनकी शक्ति को अपने अंदर ले रहा है, ये कारक। अरे भाई, आपने सुना ही होगा ना, रामायण में एक चरित्र था जिसका नाम था बाली, वानर राज बाली, वानरों का राजा बाली, सुग्रीव का भाई बाली, जिसने अपनी ताकत के बल पर, अपनी ताकत के बल पर अपनी भाई की पत्नी को छीन लिया था, तारा को, सुग्रीव की पत्नी को। अब सुग्रीव बेचारा रोता फिरे जंगलों में। प्रभु श्री राम का आगमन होता है उन्हीं जंगलों में और वो सुग्रीव से मिलते हैं, और सुग्रीव अपनी व्यथा, अपना करुणा क्रंदन अपने प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित करता है कि ऐसे मेरा राज्य भी छीन लिया ताकत के बल पर बाली ने, मेरे भाई ने, मेरे अजीज भाई ने। आप ताज्जुब करेंगे, इतना निर्लज्ज, उसने मेरी पत्नी को भी छीन लिया और उसने मुझे देश निकाला दे दिया, इसलिए जंगलों में भटक रहा हूं, वरना मैं किष्किंधा का राजा हुआ करता था सुग्रीव। आज मेरी ये दरदर अवस्था है, प्रभु श्री राम आप ही मुझे मुक्ति दिलाइए, मेरी पत्नी को मुक्त करवाइए। लेकिन दूसरी तरफ बाली इतना शक्तिशाली था, इतना पराक्रमी था, उसे शिवजी का एक वरदान प्राप्त था। क्या? कि सामने वाला व्यक्ति, जो कोई तुझसे लड़ेगा ना, तेरे सामने आकर, उसकी आधी शक्तियां, सामने वाले की आधी शक्तियां वो अपने अंदर खींच लेगा, तो सामने वाला कितना? आधा ही रह गया। भले ही बाली से बहुत शक्तिशाली था कोई भी व्यक्ति, सामने वाला दुश्मन, लेकिन आधी शक्तियां तो सामने आते ही बाली के अंदर आ जाती थी, तो सामने वाला तो बेचारा ठन पाल, आधा रह गया। तो ऐसी स्थिति में जब प्रभु श्री राम ने बाली का वध किया था ना, तो उनको भी पेड़ के पीछे छिपना पड़ा था, एक ट्री के पीछे छिपना पड़ा था। क्यों? क्योंकि अगर गलती से प्रभु श्री राम भी बाली के सामने आ जाते तो प्रभु श्री राम की आधी शक्तियां बाली के अंदर चली जाती। ठीक उसी प्रकार बुद्धि का ये सिद्धांत भी ऐसा ही है कि ये एक कारक जो है ना, एक तत्व जो है, ये इन सभी मानसिक योग्यताओं की शक्तियों को अपने अंदर खींच लेता है, अपने अंदर समाहित कर लेता है। इस कारण चूंकि ये तत्व इन सब पर क्या करता है? शासन करता है, इन सब पर अपनी दादागिरी चलाता है। इसे कहते हैं निरंकुश, यानी अपनी डिक्टेटरशिप चलाना, है ना। होते हैं ना कुछ लोग जो सिर्फ अपना रुतबा जमाते हैं, अपनी दादागिरी चलाते हैं, अपनी पावर को दिखाते हैं, अपनी शोहरत को दिखाते हैं, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं, खोखला प्रदर्शन।
ठीक वैसे ही बुद्धि का ये कारक इन सभी योग्यताओं को पर शासन करता है, और चूंकि शासन करता है इसीलिए इसका नाम पड़ गया बुद्धि का, जो शासन करता है, बुद्धि का सत्तात्मक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत मेरे मित्रों? अरे सत्तात्मक सिद्धांत नाम पड़ गया बेटा। कौन सा सिद्धांत मेरे बच्चों? सत्तात्मक सिद्धांत नाम पड़ गया। समझ में आ गया क्या सबको? सत्तात्मक क्यों पड़ा? क्योंकि ये एक कारक सभी मानसिक योग्यताओं पर अपनी सत्ता जमाता है, इन पर रूल करता है, इन पर शासन करता है, इस कारण नाम पड़ गया बुद्धि का सत्तात्मक सिद्धांत। क्लियर? और चूंकि ये जो चित्र है, ये जो चित्र आपको समझा रहा है, ये क्या कह रहा है? अच्छा, एक और गजब की बात, चूंकि इन सब पर अपनी दादागिरी चलाता है, इन सब पर शासन करता है, क्या करता है? शासन करता है, रूल करता है, इसीलिए इस सिद्धांत का नाम पड़ गया बुद्धि का निरंकुशवादी सिद्धांत। बुद्धि का निरंकुशवादी सिद्धांत। कौन सा वादी मेरे बच्चों? अरे निरंकुशवादी सिद्धांत। निरंकुशवादी सिद्धांत नाम पड़ गया। और ये नाम देने वाले व्यक्ति कौन थे आप जानते हैं? जॉनसन थे। कौन थे मेरे मित्र? अरे जॉनसन थे। कौन थे बेटा? जॉनसन थे। क्लियर हो गया? जॉनसन थे। आगे देखो ध्यान से। अब चूंकि इन सभी की मानसिक योग्यताओं को अपने अंदर खींच रहा है, अपने अंदर ले रहा है, तो निश्चित तौर पर ऐसा जब चित्र बनता है और यहां पर एक सेंट्रलाइज बिंदु बन गया, यहां पर क्या बन गया? सारी योग्यताएं आकर इसमें मिल गई, तो निश्चित तौर पर ये जो चित्र है ये आपको बताता है बुद्धि का सेंट्रलाइज होना, यानी बुद्धि का अभिसारी सिद्धांत। कौन सा सारी? अभिसारी, कॉन्वर्जेंट अभिसारी सिद्धांत यही है निश्चित तौर पर। ठीक है, बुद्धि का अभिसारी सिद्धांत। अच्छा, बुद्धि का केंद्रित अविभाज्य, समझिएगा, इसी सिद्धांत को बुद्धि का अविभाज्य यानी जिसके अनडिवाइडेड, अंग्रेजी में कहें तो अनडिवाइडेड, जिसके टुकड़े नहीं होते। अरे टुकड़े कहां हो रहे हैं? बल्कि सभी योग्यताओं को अपने अंदर खींच रहा है ना, तो वो तो एक बड़ा कारक बन रहा है, तो टुकड़े नहीं होते, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, ऐसा वह एक कारक, सामान्य कारक यहां पर बन रहा है, तो इसीलिए नाम पड़ गया बुद्धि का अविभाज्य। अच्छा, एक और गजब की बात बेटा, इन सभी मानसिक योग्यताओं को इसमें समाहित किया गया, यानी ये इसने अपने अंदर खींच लिया, तो अविभाज्य सिद्धांत तो ये है ही, उसके अलावा इसका एक और नाम मिल रहा है हमको। वो कौन सा नाम है मेरे मित्र? अरे ये रहा। कौन सा बेटा? बुद्धि का इकाई सिद्धांत। अरे कौन सा? इकाई सिद्धांत। क्यों कहा आपने इकाई? क्योंकि सभी मानसिक योग्यताओं का एक सामान्य योग्यता एक इकाई के रूप में निरूपित करना, निर्धारण करना बुद्धि का इकाई सिद्धांत कहलाता है। क्लियर? इसी प्रकार बुद्धि का इकाई सिद्धांत होने के साथ साथ इसको आप क्या कह सकते हैं? इसको अविभाज्य कह दिया, इकाई सिद्धांत कह दिया, अभिसारी कह दिया, केंद्रित कह दो। क्या कह दो बेटा? केंद्रित कह दो। विकेंद्रित नहीं होगा, केंद्रित कह दो। राजतंत्रात्मक कह दो, यानी एक ही राजा, राजतंत्रात्मक। अगर आगे अपन पढ़ेंगे तो राजतंत्रात्मक बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत, यानी जो स्पीयरमैन ने दिया था उसको जॉनसन ने संज्ञा दी है, लेकिन यहां पर इसको राजतंत्रात्मक या एक तंत्रात्मक, एक ही तो तंत्र है, एक तंत्रात्मक
सिद्धांत भी कह सकते हैं। कौन सा सिद्धांत? एक तंत्रात्मक। वाओ, खैरादी बेटा, सचमुच इतना प्यार आप सब लोगों का मिलता है तो फिर पढ़ाते पढ़ाते स्वयं साइकोलॉजिस्ट बन गए बेटा। सच बात है ये। कई बार ऐसा मुझे भी खुद को लगता है, लेकिन जब तक मुझे मज़ा नहीं आता, जब तक मैं अपने बच्चों को पूरे प्यार से, दिल से डूब कर ना पढ़ा लूँ, और फिर आपका ये प्यार तो मेरे लिए ऊर्जा शक्ति का काम करता है, मेरे लिए एनर्जी का काम करता है, मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। लेकिन ज़िंदगी में आपको सिर्फ ये सेंटेंस लिखे हुए मिल सकते हैं किताबों में, सिर्फ सेंटेंस। लेकिन सच बात यह है कि क्यों किसी नाम को, किसी सेंटेंस को अभिहित किया जाता है, डिफाइन किया जाता है, वो सिर्फ इसी क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा। बाकी तो सब हवा हवाई है। इसीलिए मैं कहता हूं, थोड़ा सा एक गुनाह और कर दो मेरे लिए कि आप अपने मित्रों को, दोस्तों को जरूर क्लास को बताया करो, शेयर किया करो, जिससे मेरी दक्षिणा, मतलब गुरु दक्षिणा, और साथ साथ मेरे लिए आपका प्यार हमेशा जिंदा रहेगा, हमेशा बना रहेगा। ठीक है ना? बस ऐसी उम्मीद मैं आपसे हमेशा करता रहता हूं। इसलिए शेयर किया करो अपने फ्रेंड्स तक, अपने सभी प्रकार के सोशल मीडिया हैंडल्स तक। बस यही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है ना? तो हम बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत, तो इसे आप इकाई कह दो, इकाई केंद्रित कह दो, अभिसारी, कॉन्वर्जेंट, जहां पर बुद्धि सभी प्रकार की योग्यताओं को आकर बिल्कुल एक जगह एकत्रित कर देती है, मिला लेती है। ठीक उसी प्रकार, क्योंकि ये चित्र भी यही समझा रहा है कि जिंदगी में इसका मतलब ये हुआ, अल्फ्रेड बिने कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को जब अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है ना, तो फिर लास्ट में उसकी बुद्धि अनेक प्रकार की समस्याओं का एक उचित समाधान, एक उचित हल प्रदान करती है, जिससे वह अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ता रहता है। दैट इज कॉल्ड द यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड बिने। सच बात है। इसीलिए प्रिय मित्र, मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। इसे बुद्धि का इकाई केंद्रित, राजतंत्रात्मक, एक तंत्रात्मक तथा बुद्धि का अविभाज्य, अभिसारी, निरंकुशवादी, सत्तात्मक, सामान्य योग्यता का सिद्धांत है ना, ये हमने नाम दे ही दिया था, बुद्धि का सामान्य योग्यता का सिद्धांत, यानी एक ही योग्यता, सामान्य या सार्वजनिक, सार्वजनिक सिद्धांत। ये लो, है ना, मतलब बहुत सारी योग्यताओं का एक सार्वजनिक यूनिट, इकाई, समूह, समुच्चय बुद्धि कहलाता है। ये कहते हैं आपके अल्फ्रेड बिने। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये बुद्धि का पहला सिद्धांत यहां पर खत्म हो जाता है। एक और प्रश्न बन सकता है आपसे अंतिम, क्या पूछ सकता है कि भाई इस सिद्धांत की दो बातें मैंने आपको पहले बता दी, इसका समय आपको ध्यान रहना चाहिए, 1904 है, प्रवर्तक अल्फ्रेड बिने हैं, इसे एक कारक, एक खंड, एक तत्व, सामान्य योग्यता का सिद्धांत आदि नामों से जाना जाता है। और ये प्रथम व्यक्ति थे अल्फ्रेड बिने, जिन्होंने बुद्धि को परीक्षण के रूप में परिभाषित किया तथा सबसे पहले परिभाषित किया था। ये बात मैंने आपको बता दी। ठीक, इस सिद्धांत की सारी विशेषताएं मैंने आपको बता दी। एक और प्रश्न बन सकता है, और वो है इसके समर्थक कौन कौन है, इसके सपोर्टर्स कौन कौन है, बस और कुछ नहीं बनेगा। ये वाला फिर सिद्धांत कंप्लीट हो जाएगा। आप टेंशन मत करो, पूरी साइकोलॉजी ऐसे ही पढ़ने को मिलेगी। लेकिन बस आपसे उम्मीद और आपसे हमेशा मेरा विश्वास यही है कि आप अपने बहुत सारे मित्रों को, बहुत सारे लोगों को क्लास को जरूर बताया करो, शेयर किया करो। ठीक है, चलिए बेटा,
तो समर्थक कौन कौन है यहां पर देखो, टर्मन है, हॉलिंगवर्थ है, मैरिल है, जॉनसन है, मैरिल है, जॉनसन है और बेने स्वयं है इसके प्रतिपादक आदि। आदि ये इस सिद्धांत के, बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक है। क्लियर हो गया? तो ये आपका सिंपल यहां पर बुद्धि का एक कारक सिद्धांत क्लियर हो जाता है। हां, प्रश्न पूछे आपसे, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत विभिन्न योग्यताओं का, विभिन्न योग्यताओं का प्रतिरूप न होकर सामान्य योग्यता, सामूहिक योग्यता, एवं सार्वजनिक एवं इकाई योग्यता का प्रतिरूप है, ऐसा प्रश्न बन जाए तो आपका आंसर क्या होगा? आपको पता ही है, एक तत्व सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे लैंग्वेज के प्रश्न भी आपसे बन सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है प्रिय मित्रों, तो निश्चित तौर पर विभिन्न योग्यताओं का प्रतिरूप नहीं होकर ये अनेक योग्यताओं का एक प्रतिरूप, एक सामान्य कारक है। कौन? बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्यारे बच्चों? निश्चित तौर पर एक कारक, एक खंड, एक तत्व सिद्धांत। तो यहां पर आकर ये बुद्धि का हमारा पहला सिद्धांत फिनिश होता है। क्लियर? चलिए दूसरे सिद्धांत की तरफ बढ़ते हैं। बुद्धि का दूसरा सिद्धांत, अब देखो इसके विपरीत, इसके उलट बुद्धि का जस्ट अपोजिट वाला सिद्धांत पढ़ लेते हैं। पहले हम जस्ट अपोजिट वाला पढ़ेंगे, बुद्धि का द्वितत्व नहीं पढ़ रहे हैं। पहले इसके उल्टा कौन सा है, इसके विपरीत कौन सा है, इसके ठीक अपोजिट कौन सा है, उस सिद्धांत को पढ़ लेते हैं। इसमें यहां ऐसा हुआ था, उसमें इसके ठीक विपरीत होगा। ठीक है, चलिए, और वो कौन सा है? बुद्धि का बहुकारक, बहुखंड, और बहुतत्व। बहुतत्व सिद्धांत, बुद्धि का बहुकारक, बहुखंड, बहुतत्व सिद्धांत। अंग्रेजी में इसे मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कहते हैं। मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस
कौन सा फैक्टर? मल्टी फैक्टर, नाम ही है मल्टी फैक्टर थ्योरी, ठीक है ना। मल्टी फैक्टर यानी बहुत सारे तत्व। अरे बड़ा सीधा सीधा सवाल हो गया ना भाई। आपको मैंने अभी अभी समझाया इस सिद्धांत के प्रतिपादक, पहले तो पढ़ लेते हैं। प्रतिपादक कौन है या प्रवर्तक कौन है? तो E.L. थॉर्नडाइक, E.L. थॉर्नडाइक। अमेरिकन थे, यूएसए के रहने वाले थे। इनके बारे में बहुत सारी बातें मैं आपको सिखा चुका हूं। पूरे थॉर्नडाइक हम पढ़ चुके हैं। इसका टाइमिंग क्या है? समय 1913। पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी 1913 में लिखी गई थी, ध्यान रखना। बुद्धि को विभिन्न मानसिक योग्यताओं नोट लिख रहा हूं, बुद्धि को विभिन्न मानसिक योग्यताओं के स्वरूप में स्थापित करते हैं। सीधा सीधा सा अर्थ हो गया। यानी अभी तक तो आप पढ़ रहे थे कि विभिन्न मानसिक योग्यताओं का एक प्रतिरूप, अब उल्टा हो गया, एक प्रतिरूप नहीं अनेक प्रतिरूप हो गया, जस्ट अपोजिट हो गया। इसका पिक्चर, इसको कैसे समझेंगे? देखो बेटा, बहुत सिंपल, वही हमारा पुराना अंदाज। हमने एक सर्किल बना दिया, ये बन गया बेटा, ठीक है। यहां पर ये रही आपकी पहले वाली बुद्धि, ये रही, ये रही, ये रही, ये रही। अब ये इतनी बड़ी क्यों नहीं है? अरे क्योंकि ऐसे निकल गया तीर, ऐसे निकल गया तीर, फिर ऐसे निकल गया, ओ माय गॉड ऐसे भी निकल गया, फिर ऐसे निकल गया और फिर ऐसे निकल गया। भाई सीधी सी बात है, जब बुद्धि एक प्रतिरूप में ना होकर अनेक प्रतिरूपों में, अनेक योग्यताओं में, कौन कौन सी योग्यता मेरे प्यारे बच्चों? भाषाई योग्यता, तार्किक योग्यता, आंकिक योग्यता, स्मरण योग्यता, शाब्दिक योग्यता, ठीक है ना। स्मरण योग्यता, शाब्दिक योग्यता, तार्किक योग्यता, भाषाई योग्यता और उसके बाद प्रेक्षण योग्यता आदि सभी मानसिक योग्यताओं के रूप में, विभिन्न रूपों में बुद्धि विद्यमान होती है। इस बात की वकालत E.L. थॉर्नडाइक महोदय करते हैं, ठीक है ना। अरे भाई पहले तो मेरे हाथ की उंगलियां ऐसे खुली हुई थी और फिर मैंने उनको सिकोड़ कर सेंट्रलाइज कर दिया था। अब पहले से सेंट्रलाइज थी, उनको मैंने क्या कर दिया? खोल दिया, फैल गई। यानी पहले देखो इस हाथ का इशारा, अभी समस्या एक लेकिन समाधान अनेक, प्रश्न तो एक है लेकिन उत्तर अनेक है। एक तत्व सिद्धांत में क्या था? अनेक समस्याओं का एक समाधान था। अरे भाई आपके घर का मुखिया कौन है? तो ये अभी सारी सेंट्रलाइज क्वेश्चन पूछ लिया। आपके घर का मुखिया कौन है? दादाजी, दादी माँ, जो भी है, पिताजी या माँ, जो भी एटसेट्रा।
तब तो एक प्रश्न हो गया, मतलब पूरे परिवार में इतने सारे लोग हैं, उनका सेंट्रलाइज प्रश्न बना दिया, आपके परिवार का मुखिया कौन है, वो तो था एक कारक। लेकिन अब मैं आपसे पूछूं कि आपके परिवार में कौन कौन लोग रहते हैं, तो एक उत्तर नहीं हो सकता, कई उत्तर हो गए। प्रश्न तो एक ही है, प्रश्न तो अभी भी एक ही है, लेकिन इसके उत्तर अनेक हो गए। पहले प्रश्न भी एक था, सॉरी, प्रश्न तो अनेक थे लेकिन उनका उत्तर एक था, और अब प्रश्न एक है लेकिन उत्तर अनेक है, उसे कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। उसका एक कारक का जस्ट अपोजिट उल्टा। अच्छा देखो, अगर ऐसा है तो भैया ये आपको समझना पड़ेगा ना। अब देखो, पहले क्या था, सारी योग्यताएं एक जगह आकर मिल रही थी, उनकी मानसिक योग्यताओं की ताकत को अपने अंदर खींच लिया था उसने। अब क्या हुआ, नहीं, बुद्धि एक जगह नहीं, अनेक मानसिक योग्यताओं में बट गई, तो इसकी सत्ता का, इसकी ताकत का क्या हो गया, बंटवारा हो गया। और जब बंटवारा हो गया तो बंटवारा होने के कारण इस सिद्धांत को बुद्धि का सत्तात्मक नहीं, उसका उल्टा कर दो, बुद्धि का असत्तात्मक सिद्धांत हो गया। ये कौन सा मेरे मित्रों, अरे असत्तात्मक सिद्धांत है बेटा। अरे कौन सा है रे प्यारे बच्चों, बुद्धि का असत्तात्मक सिद्धांत है, असत्तात्मक सिद्धांत बन गया ये। अब आपको पता चल ही गया होगा कि असत्तात्मक क्यों कहा, क्योंकि यहां पर बुद्धि की अनेक मानसिक योग्यताओं की शक्ति, सत्ता एक जगह केंद्रित नहीं होकर अनेक स्वरूपों में बट गई है, अनेक टुकड़ों में टूट गई है, खंडित हो गई है, इस कारण नाम पड़ गया असत्तात्मक। अरे भाई, आपने एक सुनाई होगा, जब आपने 9th और 10th में निश्चित तौर पर साइंस में एक चैप्टर पढ़ा होगा कि जब किसी निश्चित तौर पर ध्यान दीजिएगा, जब किसी अणु पर, ये माना एक अणु है, मान लिया ये एक अणु है, जब किसी अणु पर नाभिकीय प्रहार किया जाता है ना, जब किसी अणु पर नाभिकीय प्रहार किया जाता है तो वह अनेक छोटे छोटे परमाणुओं में टूट जाता है, ऐसे टूट जाता है। अरे सीधी सी बात है, आप एक स्टोन पर, एक पत्थर पर जोर से हथौड़ा मारोगे एक अणु पर, तो वह अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। ठीक वैसे ही जब व्यक्ति के सामने जिंदगी में कोई समस्या आती है, तो वह समस्या से निजात पाने के लिए, उस समस्या को हल करने के लिए अपनी बुद्धि की अलग अलग मानसिक योग्यताओं को काम में लेता है। ऐसा मानना है थॉर्नडाइक भाई साहब का। इस कारण चूंकि आपको पता ही है कि जब उस अणु पर आपने प्रहार किया और बहुत सारे परमाणुओं में टूट गया, तो इस सिद्धांत की तुलना अनेक परमाणुओं से कर दी और सिद्धांत का नाम रख दिया बुद्धि का परमाणुवादी सिद्धांत। क्या नाम पड़ गया बेटा, बुद्धि का परमाणुवादी सिद्धांत। बिल्कुल वैसा ही काम यहां पर होता है जैसा काम एक अणु पर प्रहार, नाभिकीय प्रहार करने से हुआ था। परमाणुवादी पड़ गया ना, ठीक है। और चूंकि आप गजब की बात तो ये करेंगे, चलिए थैंक यू सो मच। खैरादी, हमारी खैरादी बिटिया कह रही है आपकी क्लास में तो अद्भुत मजा आता है और अच्छे से समझ में भी आ जाता है सर जी। सचमुच ये आपका प्यार जो है ना, ये आपकी अभिव्यक्ति, बहुत सारे बच्चे और भी हैं, पता नहीं उनको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, वो कुछ लिखते करते ही नहीं, उनके अंदर से भाव उत्पन्न नहीं होते। कितने अजीब बच्चे हैं। मिक्की कह रही है, अच्छा गार्डनर नहीं है बेटा, ये ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, अभी समझाऊंगा मैं।
जब बात तत्वों की, खंडों की और कारकों की आए तो थोंडाइक उत्तर आता है, और जब कारक तत्व और खंड नहीं आए तो फिर गार्डनर उत्तर आता है। बहुआयामी बन जाता है, वहां पर मल्टी डायमेंशनल होता है, फैक्टर नहीं होते। वहां पर डायमेंशंस होते हैं, यहां पर फैक्टर होते हैं। ठीक है ना। चलिए अब समझिएगा, बुद्धि का परमाणुवादी क्यों कहा, यह बता दिया मैंने आपको। बुद्धि का असत्तात्मक क्यों कहा, क्योंकि सत्ता एक जगह नहीं है, अब सत्ता तो बिखर गई है। अरे भाई, एक राजा अपनी शक्तियों को अपने पास नहीं रख करके अपनी जनता में बांट देता है, और जनता में बांटने वाला असत्तात्मक हो गया, वो निरंकुशवादी नहीं होगा। और जो राजा अपनी सारी जनता की शक्तियों को अपने अंदर समाहित रखता है, वो तो दादा हो गया ना, हिटलर जैसा डिक्टेटरशिप अपनी चलाता है, अपनी निरंकुशवादिता चलाता है, अपनी दादागिरी चलाता है, वो तो एक कारक था। लेकिन यहां पर सत्ता सभी में बांट दी गई है, तो वो कौन सा हो गया, बहुकारक हो गया। कौन सा हो गया बेटा, बहुकारक हो गया मेरे दोस्त। क्लियर है ना। इसीलिए आपको ये समझना चाहिए बुद्धि का परमाणुवादी स्तर। अच्छा एक बात बताइए, चूंकि ये यहां पर एक अणु था और अनेक टुकड़ों में, अनेक मात्रा में, अनेक खंडों में टूट गया, इसलिए इसे बुद्धि का खंडित, यानी जिसके टुकड़े हो गए, खंडित, विखंडित, कितना आसान है, बुद्धि का खंडित, विखंडित, भाजक, भाजक जिसके टुकड़े हो जाते हो, जिसमें भाग जाता हो, भाजक है ना, भाजक, विकेंद्रित, यानी जो एक जगह केंद्रित नहीं है, विकेंद्रण हो गया जिसका, जो टूट गया, विकेंद्रित, विकेंद्रित। अभी अपसारी, अपसारी, अब क्या हो गया, ये अपसारी सिद्धांत हो गया। पहले कौन सा था, अभिसारी। अपसारी क्या होता है, अरे भैया समस्या एक और समाधान अनेक, अपसारी होता है डाइवर्जेंट हो जाना, बट जाना। अरे अभिसारी और अपसारी लेंस का एग्जाम्पल पहले भी दिया था। अरे जब सूरज की किरण किसी लेंस पर पड़ती हैं और वो एक केंद्र बिंदु के रूप में निकले, एक सेंट्रलाइज पॉइंट के रूप में, तो अभिसारी है। और जब सूरज पर पड़ने के बाद उसकी किरणें नीचे आकर बिखर जाएं तो वो अपसारी है। क्या है बेटा, अपसारी है। चलिएगा, समझ गए मेरी बात। तो भाजक विकेंद्रित अपसारी सिद्धांत कहलाता है। अब एक और बात है, यहां पर एक अच्छा, यहां पर इसका एक नाम मिलता है, बुद्धि का बालू का सिद्धांत। बालू का सिद्धांत, बालू यानी रेत के टीले के समान। मिट्टी होती है ना, रेत के टीले के समान होने के कारण, रेत के टीले के समान होने के कारण, बुद्धि का बालू का या रेत के टीले के समान होने के कारण इस सिद्धांत को बुद्धि का बालू का सिद्धांत भी कहते हैं। कौन सा सिद्धांत कहते हैं बेटा, बालू का सिद्धांत कहते हैं। क्यों, जिस प्रकार मैं आपको बताता हूं, रेगिस्तान की जब हम बात करते हैं, चाहे वो अफ्रीका का रेगिस्तान हो, चाहे वो राजस्थान का रेगिस्तान हो, या चाहे वो कहीं का भी रेगिस्तान हो, हाँ बिल्कुल दिया था मिक्की, सुपर बेटा। तो देखिए ध्यान से, अभिसारी और अपसारी शब्दों के जन्मदाता जेपी गिलफोर्ड है, निश्चित तौर पर परफेक्ट है। सुनिए आप मेरी बात को ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपको इस बात पर फोकस करना चाहिए कि बालू का सिद्धांत, जिस प्रकार जब हम गर्मियों के दिनों में, मई और जून के माह में, मतलब अभी इस टाइम पर जब हम कभी रेगिस्तान घूमने जाएं तो हम देखेंगे कि जिस रास्ते से हम निकल कर गए थे वहां पर एक बड़ा सा मिट्टी का टीला था, बहुत बड़ा सा, जो बहुत ऊंचा भी था। हम जब 2-3 घंटे के बाद वापस उसी रास्ते से निकले तो वहां पर जहां पर हम देख कर गए थे वो मिट्टी का टीला नहीं था, वो दूसरी जगह चला गया। हवा के झोंकों से मिट्टी के कण उड़ उड़ करके वो टीले स्थानांतरित होते रहते हैं, और दूसरी जगह जब गया तो उसका आकार, प्रकार, मात्रा आदि में डिफरेंस आ गया, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में उसमें डिफरेंस आ गया, अंतर आ गया।
वास्तव में बुद्धि का ये सिद्धांत यही तो कहता है कि जब व्यक्ति के सामने किसी प्रकार की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समस्याएं आती हैं तो वह व्यक्ति कभी अपनी लंबवत बुद्धि का और कभी अपनी क्षैतिज बुद्धि की सहायता से वह उन समस्याओं का समाधान प्राप्त करता है, ऐसा थॉर्नडाइक कहते हैं। लंबवत यानी लंबाई, उस टीले के समान लंबाई के जैसा, और क्षैतिज यानी उसकी चौड़ाई, उसकी मात्रा के आधार पर यानी उस अनुरूप में वह उस संदर्भ में यहां पर अपनी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समस्याओं का समाधान प्राप्त करता है। सो निश्चित तौर पर नेहा, अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जल्दी ही समझ में आ जाता है, ठीक है, ग्रेट, ओके बेटा। तो निश्चित तौर पर इसी आधार पर इसका नाम पड़ गया बालू का सिद्धांत। मिट्टी के टीले से इसकी तुलना कर दी, सबसे अच्छी बात। और चूंकि मात्रा में परिवर्तन हुआ तो इस सिद्धांत का नाम मात्रात्मक बुद्धि का सिद्धांत भी पड़ गया। बुद्धि का मात्रात्मक सिद्धांत है ना। एक और नाम है, यहां पर हमें एक और नाम मिल रहा है, बुद्धि का मात्रात्मक सिद्धांत। मात्रात्मक सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत? मात्रात्मक सिद्धांत इसका नाम पड़ गया, क्योंकि इसकी क्वांटिटी में बदलाव होते हैं। उसी प्रकार व्यक्ति के समक्ष कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वह उसका क्षैतिज रूप में, कभी लंबवत रूप में उसका समाधान प्राप्त करता है अपनी समस्याओं का, अपनी बुद्धि के इस्तेमाल से, विभिन्न प्रकार के तत्वों के योग्यताओं के रूप में, ठीक है। इसी आधार पर इसका एक और नाम मिलता है, यानी मैंने जैसे ही आपको रेत के टीले की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ऐसा प्रश्न भी बनाया गया, बुद्धि का लंबाई, चौड़ाई, मात्रा संबंधी सिद्धांत, बुद्धि का यही सिद्धांत कहलाता है, संबंधी सिद्धांत। इसी सिद्धांत का नाम, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मात्रा, मतलब सीधा सा कभी क्षैतिज और कभी लंबवत बुद्धि के इस्तेमाल की जहां पर बात की गई है, वो सचमुच यही सिद्धांत है, ठीक है ना। आप इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, समझ में आ गई बातें? तो ये आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। क्लियर है सभी को? चलिए, अर्चना, समझ तो जाते हो लेकिन बाद में भूल जाते हो। पिंकी, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, ऐसा नहीं है बेटा, अगर ऐसा है तो अर्चना आप मेरी क्लास को 4-5 बार सुन लो ना, आपकी जिंदगी में इस धरती पर जिंदा रहो ना, तब तक आप नहीं भूलेंगे। इट्स प्रॉमिस विद यू, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ एंड योर सेल्फ ऑल्सो। कोई टेंशन नहीं करो, आप 4-5 बार देखो, सुनो, फिर कभी नहीं भूलेंगे आप। बस आप लोग जो गलती करते हैं वो गलतियां मत करो, ठीक है ना। तो यहां पर आकर के हमारा ये वाला यानी बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत भी कंप्लीट हो जाता है। निश्चित तौर पर बड़ा जबरदस्त सिद्धांत है। आपको मैं बता दूं, जब बुद्धि के खंड, तत्व और कारकों की बात हो तो निश्चित तौर पर मल्टी फैक्टर थ्योरी के संदर्भ में हम लोग पढ़ते और जानते हैं किसको? सिर्फ और सिर्फ आपके E.L. थॉर्नडाइक को, जिन्होंने 1913 में अपने बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मेरे प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास में हम लोगों ने बुद्धि के 2 सिद्धांतों की वकालत की है, और ये 2 सिद्धांत आपकी खोपड़ी में हमेशा के लिए परमानेंट सेट हो जाने चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और अगर फिर भी आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे बताएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, जिनके पास नहीं है वो लिख सकते हैं, लेकिन आप इस क्लास को अपने सभी मित्रों तक ज़रूर बताएं कि संजय सर हम लोगों को बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। ये मेरा नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे लड्डुओं,
लेकिन आप पढ़ो और अच्छा पढ़ो, बस मेरा मकसद यही है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, बुद्धि के 2 सिद्धांत कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम किसी दिन 2 और किसी दिन 3 सिद्धांत, क्योंकि ये दोनों ही सिद्धांत बड़े हैं, अच्छे, इंटरेस्टिंग हैं और इन दोनों सिद्धांतों से खूब सारे प्रश्न बनते हैं। क्लियर है? चलिए, तो अब आपसे चाहिए अनुमति। धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।